आज के इस वीडियो में यूनिट 3 का अभ्यास सेट 3 30 क्वेश्चंस का ये सेट है। तो इसमें हम आईसीटी के बारे में और चीज़ें जानेंगे और चीज़ें समझेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन। मतलब क्या है कि रिसर्च का ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसमें जो समाधान है वो तुरंत मिलने की गुंजाइश होती है, तुरंत समाधान मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नॉर्मली हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च का ऐसा कौन सा प्रकार है, ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसमें जो रिजल्ट होता है, जो काम होता है वो जल्दी होता है। कंसेप्चुअल रिसर्च वैचारिक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च या एम्पिरिकल रिसर्च अनुभवजन्य अनुसंधान। तो कौन सा ऐसा रिसर्च है इनमें, ठीक है, जिसमें जो समाधान होता है वो इंस्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बुखार हुआ, तुरंत आपने क्रोसिन ली, मेडिसिन ली और बुखार आपका तुरंत ठीक हो गया। तो ऐसे में जो ये रिसर्च है हम जिसकी बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में जिस रिसर्च के बारे में पूछा है कि आपने स्कूल में आपने प्रॉब्लम देखी और उस पर आपने प्रॉब्लम का पता लगाया और जल्दी से जल्दी हफ्ते भर के अंदर 2 हफ्ते में आपने उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो इस तरह से जो रिसर्च होती है उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको कहा जाता है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। आप सबने भी बीएड में एक्शन रिसर्च किया होगा। आमतौर पर जब आप सब इंटर्नशिप के लिए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप स्कूल में देखिए, वहाँ पर कोई भी क्लासरूम से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप उसका पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे? एक्शन रिसर्च के थ्रू। और पता लगाने के बाद उसके कारणों का पता लगाइए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। क्लास में बच्चों पे भी हो सकता है, स्कूल पे भी हो सकता है। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च है जहाँ पर जो रिसर्च का जो एक पहले जो भी प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जाता है और फिर उसका उस प्रॉब्लम को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक्शन इसलिए कह रहे हैं, क्रियात्मक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो काम है जल्दी से जल्दी होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक्शन रिसर्च के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियम ऑफ ई लर्निंग इंक्लूड, कि ई लर्निंग के माध्यम के रूप में क्या चीज़ें शामिल होती है। जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चैट्स, ब्लॉग्स या सभी? तो देखिए, ई लर्निंग की हम बात करते हैं ना, आप कहाँ कहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप देखिए अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भी अगर हम बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे एजुकेशनल आपको चैनल्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप सीखते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के ग्रुप होते हैं, चैट के थ्रू भी होता है। और जो ब्लॉग्स होते हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स होते हैं, तो वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी सीखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आंसर क्या होगा? डी, इस सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग कॉमनली यूजेस, की ई लर्निंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग में क्या प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज, एफिशिएंसी या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं ना, तो ई लर्निंग का संबंध किससे है? क्या न्यू नॉलेज से है, एफिशिएंसी से है, या किससे है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। तो ई लर्निंग का जो संबंध होता है वो किससे आता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। इसी के माध्यम से तो आप ऑनलाइन चीज़ों को सीखते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो ई लर्निंग में सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेब 2.0 कह सकते हैं, ठीक है, इज कॉमनली यूज फॉर, कि वेब 2.0 शब्द को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, डिजाइनिंग या एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, या सभी? किस में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जब हम वेब 2.0 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर शेयरिंग इंफॉर्मेशन की भी बात की जाती है, डिज़ाइनिंग की भी बात की जाती है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। और इसमें चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, चाहे सोशल मीडिया साइट्स की बात करें, चाहे व्लॉग्स की बात करें, इस सारे के सारे इसमें इंक्लूड होती हैं कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको शेयर करना, एक्सचेंज करना। तो जब हम वेब 2.0 की बात करते हैं ना, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, व्लॉग हो गया, सोशल जो मीडिया जो साइट्स हैं,
ठीक है, इस सारी के सारे इसके पार्ट आते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया? कि नीचे जो आपको ऑप्शन देख रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से सोशल मीडिया के प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? व्लॉग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चैट्स हैं, या सभी हैं? तो बताइए कौन से प्रकार हैं सोशल मीडिया के? व्लॉग्स भी हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो आजकल देखिए चाहे फेसबुक को देखिए चाहे इंस्टाग्राम को देखिए, वहाँ पे भी इस तरह की वीडियो कॉलिंग के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चैट्स भी होता है, तो मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सभी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following scholars used the term blog or weblog on his personal website in the year 1999? कि निम्न में से किस विद्वान ने वर्ष 1999 में व्लॉग या वेबलॉग शब्द का प्रयोग अपने निजी वेबसाइट के लिए किया था? तो ये कौन है? प्रोफेसर लुपिकिनी है, या डोनिस मैक्वील है, या बोहरा है, या पीटर मारहोर्ट्स हैं? कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पीटर मरहॉर्ट्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1999 में व्लॉग या वेबलॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC इज रिलेटेड टू, कि IRC का संबंध किससे है? ठीक है, तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें ना, IRC इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट रिले चैट। तो मतलब अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आती है तो समझ ही आ जाएगा कि इंटरनेट रिले चैट्स, तो इसका संबंध किससे है? व्लॉग से है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है, फेसबुक से है, चैट से। तो किससे है? हिंट आपको मिल गया होगा, C4 चैट्स। तो इसका संबंध किससे है? चैट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल सिस्टम? कि इनमें से क्या एक ऑडियो विजुअल सिस्टम है जहां पर दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, व्लॉग, व्लॉग हम देखते हैं कि एक तरह की वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से जुड़े, चाहे आप वीडियो डालते हैं, चाहे ऑडियो डालते हैं, चाहे आप फोटो यहाँ पर डालते हैं। चैट्स में भी आप एक दूसरे को चैट से मतलब टेक्स्ट के माध्यम से आप एक दूसरे से बात करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर आप जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे मीटिंग के थ्रू सामने वाले को देख रहे हैं, ठीक है, उससे आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसका जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जब हम ऑडियो विजुअल दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं ना साथ में, तो इसका जो आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो विजुअल दोनों मोड जो होते हैं साथ में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कशन फोरम आर कॉमनली नोन एज, कि डिस्कशन फोरम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ये वेब फोरम है, मैसेज बोर्ड्स है, डिस्कशन बोर्ड से क्या है? तो जब हम डिस्कशन फोरम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ये वेब फोरम भी एक तरह का है, मैसेज बोर्ड भी है, डिस्कशन बोर्ड्स भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसमें सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के साधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज? इंटरनेट रिसोर्स है, वर्चुअल रियलिटी है, ई प्रिंट मटेरियल है, या सभी हैं? कौन सा है? जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की बात करें ना, तो इंटरनेट रिसोर्स भी आ गया, आजकल हम देखते हैं वर्चुअल रियलिटी भी इसका पार्ट है, ई प्रिंट मटीरियल। ई प्रिंट मटीरियल मतलब क्या है? कि सॉफ्ट कॉपी एक तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो ये सारे के सारे, चाहे इंटरनेट रिसोर्सेज की बात करें, ई प्रिंट मटेरियल भी हम देखते हैं उसी का एक पार्ट है, वर्चुअलिटी भी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्रिएटिव कॉमन? CC, क्रिएटिव कॉमन क्या है? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट रिसोर्सेज है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी है? क्या है इसमें से क्रिएटिव कॉमन? तो देखिए, आप अक्सर गूगल पे जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद गूगल को ओपन करते हैं, आपको इमेज ढूंढते हैं, वीडियो ढूंढते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा उस पर कॉपीराइट बना आता है। उससे आपको पता चलता है कॉपीराइट से कि पर्टिकुलर इमेज किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मालिकाना हक किसका है, इस वीडियो का मालिकाना हक किसका है।
ठीक है। अगर आप किसी की इमेज को, किसी की वीडियो को आप लेते हैं बिना उसकी परमिशन के, तो फिर आप पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये करता कौन है, ठीक है, किसके थ्रू होता है? तो क्रिएटिव कॉमन के थ्रू ही होता है। जो अ, हमारी जो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज होते हैं जिसका कॉपीराइट हमारे पास होता है, तो एक कॉपीराइट भी देता है और उसको उसकी रक्षा भी करता है, ठीक है। ये देखता है कि किसी तरह की जो ऑनलाइन जो मटेरियल्स हैं, तो कोई किसी तरह की कोई वो हम चीटिंग ना हो, ठीक है। किसी के मटेरियल को कोई अपने नाम से ना करे, तो ये सारी चीज़ें देखता है। तो इससे क्या कहते हैं, क्रिएटिव कॉमन। और एक क्या है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मूक इज रिलेटेड टू, मूक का संबंध किससे है? ऑनलाइन स्टडी कोर्स से है, सोशल नेटवर्किंग साइट से है, इंटरनेट रिसोर्स से है, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी से? तो किसका है मूक का संबंध किससे है? आप सब कभी बीएड में मे बी इस तरह का मूक का कोर्स हो, तो किसका मूक का संबंध किससे है? क्या मूक सोशल नेटवर्किंग साइट है? अगर मान लो सोशल नेटवर्किंग साइट होती तो क्या आप उस पर आपका अकाउंट है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है ना। इंटरनेट रिसोर्स। तो इसके लिए आप अगर मूक की अगर इसका फुल फॉर्म ही जानेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसके नाम से यार है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए क्या साफ पता चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज जो है इसका राइट आंसर है। तो कई बार किसी की फुल फॉर्म में पता हो तो काफ़ी जो उसका आंसर है हम मतलब एक गैस कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ मूक? की ऐसे क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मूक जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है? फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्स रिलेटेड मटेरियल, प्रोफेशनल गाइडेंस। तो क्या रीजन है या सभी रीजन है? तो देखिए जब हम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन कोर्स की सुविधा भी मिलती है। आप घर बैठे बैठे कहीं पे भी, ठीक है, आप किसी भी हिस्से से, देश के किसी हिस्से से, दुनिया के किसी हिस्से से आप इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन जो कोर्स रिलेटेड मटेरियल है, ऑडियो है, वीडियो है, वो भी आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल होते हैं जो इस तरह के कोर्स को करवाते हैं, उनकी जो गाइडेंस है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज रिलेटेड टू। जब हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो इसका संबंध किससे है? इंटरनेट के अनुप्रयोग से शिक्षा को बढ़ावा देना, सोशल नेटवर्किंग से शिक्षा को बढ़ावा देना, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का संबंध किससे आ जाता है? इसका संबंध होता है आंसर नंबर ए, ठीक है, प्रमोटिंग एजुकेशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट एप्लीकेशन के माध्यम से जो एजुकेशनल जो है, ठीक है, इसको प्रमोट करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ए, प्रमोटिंग एजुकेशनल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप अक्सर आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है, आप उसको सर्च करते हैं तो आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो क्या है, वो भी तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के एक प्रकार है। गूगल पे आप टाइप कीजिए कि व्हाट इज़ एजुकेशन, ठीक है, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपको अलग अलग आपको लिंक मिल जाएंगे। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसको ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो इसका माध्यम क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द असिस्टिव टेक्नोलॉजी एज ई लर्निंग? कि ई लर्निंग के रूप में कौन कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी है? वेब बेस्ड एजुकेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, या वर्चुअल क्लासरूम है, या सभी हैं, ठीक है। क्या है इसका आंसर? जब हम बात करते हैं ई लर्निंग के रूप में कौन कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी है, तो ई लर्निंग की बात करते हैं तो वेब बेस्ड एजुकेशन भी आ गया, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन भी आ गया, वर्चुअल क्लासरूम भी आ गया। तो मतलब क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टू मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो हमने पढ़ा ना, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम एनालिसिस भी है। तो यहाँ पे मेन टू पूछे हैं, तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर है, हमें पता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, घटक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल इंक्लूड इन हार्डवेयर अप्रोच कॉल्ड, कि हार्डवेयर उपागम में शामिल सामग्री को क्या कहा जाता है। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें ऑडियो विजुअल मटेरियल आता है, इनविजिबल विजुअल मटेरियल आता है। तो हार्डवेयर में हमें पता है कि इनविजिबल विजुअल मटेरियल आता ही नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन की भी हम बात करते हैं तो भी इसमें चीज़ें नहीं आती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, ए, ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स हैं। ठीक है, चाहे हम टीवी की बात करें, हम चाहे बात करें प्रोजेक्टर की बात करें, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं वो किसका हिस्सा है, वो हार्डवेयर अप्रोच का हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हु नेम्ड द सॉफ्टवेयर अप्रोच एज कंस्ट्रक्टर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि किसने सॉफ्टवेयर उपागम कंस्ट्रक्टर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम दिया, किसने नाम दिया। ऑप्शन है आर्थर मेल्टन, सिल्वरमैन, स्किनर या कॉक्स, किसने नाम दिया। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, बी, सिल्वरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देन है, किसका देन है, सॉफ्टवेयर अप्रोच का है, हार्डवेयर अप्रोच का है, सिस्टम अप्रोच का है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो आपको जाना नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, आप घर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। आजकल तो आप जो एग्ज़ाम भी है वो भी आपका घर बैठे बैठे एग्ज़ाम हो जाता है, या तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही एक तरह से हम देखते हैं हो जाती है। तो फिर इसका संबंध किससे हुआ, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं ज़्यादातर, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड अ टीचर डू आफ्टर शोविंग एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट टू स्टूडेंट ऑन टेलीविजन, कि मान लो आप टेलीविज़न पर या आप डिजिटल, हम स्मार्ट बोर्ड पे बात करें, ठीक है, वहाँ पे आप बच्चों को किसी तरह का कोई एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाते हैं, एजुकेशनल मूवी दिखाते हैं। मूवी दिखाने के बाद आपको क्या करना है। ऑप्शन 1, प्रसारण विषय पर विद्यार्थियों की शंका का समाधान करेंगे, या उनके लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे अच्छे से, या उनको क्लास में चुप कराएंगे, चुप रहो, अनुशासन पे अधिक ध्यान देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि जब हम बच्चों को कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं ना, बच्चा अगर कोई मूवी देख रहा है, कोई एजुकेशनल मूवी है, कोई सीरियल है, इस तरह का देख रहा है, तो उसके बाद अगर आप उसको दिखा रहे हैं, तो उसके बाद जब वो देख ले, तो उसके बाद अगर उससे रिलेटेड बच्चों का कोई भी शंका है तो उसका समाधान करना। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, कि एक ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके का है कि ये ऑडियो अप्रोच है, विजुअल अप्रोच है, ऑडियो विजुअल अप्रोच है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसके माध्यम से कोई भी कंटेंट है, कोई भी सामग्री है, आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं ना, तो क्या आ गया, इसका संबंध सुनाते नहीं है, दिखाते हैं, तो इसका संबंध किससे है, विजुअल अप्रोच, दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 22, रॉबर्ट ए कॉक्स यूज द टर्म सबऑर्डिनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, कि रॉबर्ट ए कॉक्स ने सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसके लिए प्रयोग किया। ठीक है, किसके लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया। टीचिंग टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने प्रयोग किया, बिहेवियर टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने प्रयोग किया, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने प्रयोग किया, या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए किया। तो किसके लिए प्रयोग किया, तो इसका जो राइट आंसर है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कम्स अंडर, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत आता है, एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो किसके अंतर्गत आता है। तो जब हम बात करते हैं ना, इसको शॉर्ट में कहते हैं CIET। तो ये किसका पार्ट है, ये किसका भाग है, ये एनसीईआरटी का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एलेन और सीमेन ने शिक्षा व्यवस्था के किस पक्ष पर बल दिया। ठीक है, एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल एजुकेशन, और एम्फेसिस ऑन ई लर्निंग, या सभी। तो जब हम एलेन एंड सीमेन की बात करते हैं ना, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था के किस पक्ष पे बल दिया,
तकनीकी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो ए होगा। एलन एंड सीमेन ने शिक्षा व्यवस्था के किस पक्ष पर बल दिया, तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हु गेव द DNMIS सक्सेस मॉडल, तो इस मॉडल को किसने दिया? DNMIS सक्सेस मॉडल, एलन एंड सीमैन ने दिया, डिलन एंड मैकलिन ने दिया, बेटेड एंड पुल ने दिया, या रॉबर्ट ए कॉक्स ने दिया? किसने दिया DNMSI जो ये सक्सेस मॉडल है, किसने इसको दिया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, डी की बात करते हैं तो D4 आ जाएगा, डिलन। ठीक है, तो डिलन। और एम की बात करते हैं तो मैकलिन। तो ये जो मॉडल है इनके नाम से ही है। तो DNMSI सक्सेस मॉडल किसने दिया? डिलन एंड मैकलिन ने दिया। उसके बाद 26, DNMSI। ठीक है, सक्सेस मॉडल इज DN, जो MIS जो सक्सेस मॉडल है क्या है, इसका संबंध किससे है? एजुकेशन मॉडल से है, ये ऑनलाइन कंटेंट है, ऑनलाइन ऐप है, या सभी है? तो इसका जो संबंध है ई एजुकेशनल मॉडल। ठीक है, ई शैक्षणिक जो मॉडल है उसका संबंध है किससे है? DNMSI सक्सेस मॉडल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इथिकल इशू इन्वॉल्व इन ऑनलाइन एजुकेशन, की ऑनलाइन शिक्षा में कौन से नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं? एकेडमिक क्वालिटी की बात की गई है, या एकेडमिक फ्रॉड है, या दोनों ही है, या कोई नहीं है? तो देखिए जब हम बात करते हैं ना ऑनलाइन शिक्षा के जो नैतिक मुद्दों की बात करते हैं, तो नैतिक मुद्दे हैं वो एकेडमिक क्वालिटी से भी संबंधित होते हैं, कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है तो क्वालिटी क्या है, सही है या नहीं है। और साथ साथ दूसरा जो एक आता है एकेडमिक फ्रॉड, शैक्षणिक धोखाधड़ी। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28, किस विद्वान ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी आसानी से हो सकती है? किसने कहा कि ऑनलाइन जो एजुकेशन की हम बात करते हैं इसमें धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? सीमेन ने कहा, रॉबर्ट कॉक्स ने कहा, प्रोफेसर नागी ने कहा, या प्रोफेसर डेलन ने कहा? किसने कहा? तो जो राइट आंसर है प्रोफेसर नागी। इन्होंने कहा कि भाई जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था है ना, यहाँ पर धोखाधड़ी जो है काफ़ी चांसेस होते हैं, आसानी से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिकी काउंसिल ऑन एजुकेशन ने ई लर्निंग के किन मुद्दों पर चर्चा की है? ऑप्शन है ए, स्टूडेंट गेट्स डिग्री विदाउट एफर्ट, कि विद्यार्थियों को बिना प्रयास के डिग्री प्राप्त हो रही है। जैसे कोविड में हमने देखा था ना कि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, तो काफ़ी मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की बात करें तो उन्होंने जो एक प्रोसेस जो एग्ज़ामिनेशन इतना सिंपल कर दिया कि बहुत ही इजीली आसानी से बच्चों को डिग्री मिल जा रही थी। फिर इम्प्रॉपर यूज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज, की शैक्षणिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग, कि जो प्रयोग होना चाहिए सही दिशा में उसका गलत प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा वायलेशन ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, कंप्यूटर नैतिकता का उल्लंघन है। तो कौन सा है? अमेरिकन काउंसिल एन एजुकेशन ने ई लर्निंग से संबंधित कौन से मुद्दे उठाए? तो देखिए इसने जो उठाए इस सभी के सभी इन्होंने मुद्दे उठाए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी है। ठीक है, सभी मुद्दे हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित टीवी चैनल, कि द टीवी चैनल क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन, तो कौन सा चैनल है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही बना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ज्ञान दर्शन 2। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ज्ञान दर्शन 2। तो इस वीडियो में हमने ये 30 क्वेश्चन जो थे इसको जाना, इसको समझा। और नेक्स्ट वीडियो इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें भी हम ऐसे ही 30-35 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट 4 करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।